राज्य प्रणाली को पुनर्स्थापित कर वहां कर उसे कंसर्ट ऑफ यूरोप। अब कंसर्ट ऑफ यूरोप क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आप उसे देखोगे कि कंसर्ट ऑफ यूरोप के सुपरविजन में रख छोड़ें, उसे कंसर्ट ऑफ यूरोप के सुपरविजन में रख डालेंगे और वो कंसर्ट ऑफ यूरोप एक संस्था है और राष्ट्रीय राज्य प्रणाली को पुनर्स्थापित करेंगे। अब यहाँ पर चौथा हम देखते हैं कि भाई ये चौथे में इनका क्या है, तो चौथा इनका शक्ति संतुलन को बनाए रखना। तो शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए चौथे के लिए क्या करेंगे, शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए तो देखो ये क्या क्या कदम उठाएंगे, इनको देखिए। ये कदम उठाएंगे कि फ्रांस की सीमा पर बेल्जियम, एवं का एकीकरण बी उत्तर में नॉर्वे एवं स्वीडेन का एकीकरण। उत्तर में नॉर्वे एवं स्वीडेन का एकीकरण। पॉइंट नंबर सी की सीमा पर फ्रांस की सीमा पर राइनलैंड का थोड़ा भूभाग प्रशा को दिया जाना है। इटालियन क्षेत्र में पिडमॉन्ट को सार्डिनिया एवं जेनोवा का भाग दिया जाना। देखो ये चार अरेंजमेंट्स आपको पता चलेगा। शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर। फ्रांस बहुत पावरफुल हो गया था, नेपोलियन को पराजित किया गया, लेकिन एहतियात के तौर पर कि भविष्य में फ्रांस का रिसर्जेंस ना हो और शक्ति संतुलन ना बिगड़े, इसके लिए कांग्रेस ऑफ वियना ने क्या क्या निर्णय लिया। मानचित्र पर मैंने अभी दिखाया था, फिर मैं आपको मानचित्र पर ही दिखाता हूँ। ये आपका कांग्रेस ऑफ वियना, देखो अब ये देखिए, आपको दिख रहा होगा मैप, नहीं तो ये मैप तो आपको जाएगा पीपीटी के साथ, वहाँ पर आपको देख लेना। तो देखिए इसमें क्या है, ये फ्रांस है। तो फ्रांस के बॉर्डर पर उन्होंने हॉलैंड और बेल्जियम को मिलाकर नीदरलैंड्स बनाया ताकि ज़्यादा पावरफुल और फ्रांस को रोक सके उत्तर से। और सबसे उत्तर में उन्होंने नॉर्वे और स्वीडन को जोड़ कर एक शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया, उनको गुंजाइश हुई। ये आपको जो ग्रीन दिख रहा है ये प्रशा का रीजन, और प्रशा तो इधर है, इधर पूरा जर्मनी है। फिर प्रशा को इस पार्ट में, फ्रांस के बगल में प्रशा को भूभाग राइनलैंड में देने का क्या मतलब है? मतलब यही है कि प्रशा भी चेक करेगा फ्रांस के पावर को भविष्य। तो तीन आपको दिख गए। और चौथा मैं बताता हूँ इटली में। इटली में देखो ये रेड कलर का है, ये पिडमॉन्ट है, और पिडमॉन्ट के साथ ही सार्डिनिया का भी भाग दे दिया गया और जेनोवा का भाग भी दे दिया गया। जेनोवा ये दूसरा है, इसको आप जेनेवा स्विट्जरलैंड का दूसरा है, ये जेनोवा है इटली में। उसका भूभाग भी दे दिया गया ताकि ज़्यादा पावरफुल हो जाए। फ्रांस के बगल में ये इधर से रोकी, ये इधर से इस पर चेक हो, इधर से चेक हो, इधर से चेक हो। इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट। तो समझ में आ गया होगा आपको। ये तो मैंने आपको उद्देश्य के तौर पर बता ही दिया है, चार यूरोपीय राष्ट्र प्रणाली को पुनर्स्थापित करना। अब वियना कांग्रेस रूढ़िवादी शक्तियों का प्रतिनिधित्व किसने किया और क्यों किया? रूढ़िवादी शक्तियों का प्रतिनिधित्व देखो चार देश, चार में आपने देखा ऑस्ट्रिया और रूस, ये दोनों रूढ़िवादी ताकत है। प्रशा दोनों के बीच का है, और ब्रिटेन लिबरल है, क्योंकि ब्रिटेन तो हम देख लो कि मध्य वर्ग को पहले ही शक्ति मिल चुकी है, गौरवपूर्ण क्रांति बहुत पहले हो चुकी है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट को शक्ति पहले से ही मिल रही है, तो ब्रिटेन तो थोड़ा लिबरल है, तो मतभेद आगे उभरना है। अब इसको देखते हैं। वियना कांग्रेस में ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक और रूस के जार अलेक्जेंडर प्रथम ने रूढ़िवादी शक्तियों का प्रतिनिधित्व किया। इधर मेटरनिक है, उधर जार अलेक्जेंडर प्रथम है, यह रूढ़िवादी शक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उधर आप देखते हो ऑस्ट्रिया एवं रूसी साम्राज्य दोनों ही अपने। अब सवाल है कि ये कंजर्वेटिव क्यों है? तो इन्हें मुख्य खतरा लगता है उदारवाद और राष्ट्रवाद की विचारधारा से। क्यों? उदारवाद की विचारधारा कहती है हमें प्रतिनिधित्व दो, हमें मताधिकार दो, और राष्ट्रवाद की विचारधारा कहती है कि हमें आप निर्णय का अधिकार दो। आप निर्णय का अधिकार दो का मतलब है कि हमें पृथक राष्ट्र बनाने दो। अब एक कहावत आपने सुनी होगी कि किसी का घर अगर शीशे का हो और अगर बगल में कुछ बच्चे क्रिकेट का पिच बना रहे हैं तो उसे डरना तो बहुत ही स्वाभाविक है कि कोई भी सिक्सर फोरर कोई भी मारते हैं तो हो सकता है उछलता हुआ हमारे घर के शीशे और दीवार को तोड़ जाए। तो वही हाल इनका हुआ पड़ा है। देखो ये है एक बड़े साम्राज्य,
और ये बड़े साम्राज्य की निशानी है, ये बड़े साम्राज्य हैं और ये बड़े साम्राज्य भाषाभाषी, बहुभाषाभाषी, ये बड़े साम्राज्य हैं, ये बहुभाषाभाषी, बहुनस्लीय हैं और ये राजतंत्र है। तो देखो राजतंत्र को डर यह है, जहाँ पर राजतंत्र है, ये मोनार्क, इसको डर यह है कि अगर यहाँ उदारवादी विचारधारा फैल गई तो फिर क्योंकि ये सरकार निरंकुश शासक है, ये पुराना साम्राज्य है, ये एक तरह से साम्राज्य है जो पुराना है और आधुनिकीकरण को अपनाना नहीं चाहता है। तो यह चाहता है कि हम बाहर से नवीन विचारधारा को यहाँ नहीं आने दें, क्योंकि उदारवाद की विचारधारा की जो मध्यवर्गीय विचारधारा है वो संवैधानिक राजतंत्र की मांग करेगी और मताधिकार प्रतिनिधित्व सरकार, तो प्रतिनिधित्व सरकार का मतलब मताधिकार के विस्तार की मांग करेगी, तो राजतंत्र कमजोर पड़ जाएगा। और अगर राष्ट्रवाद की विचारधारा आ गई तो उनका मानना है कि देखिए ये है स्लाव हैं, ये मगियार हैं, ये चेक हैं, ये पोल हैं, ये सब पृथक पृथक राष्ट्र की मांग करने लगे, क्योंकि राष्ट्रवाद की विचारधारा से सभी प्रभावित हो जाएंगे और यहाँ जो राजा है वो लाचार हो जाएगा। तो एक यही है कि अब दो तरीका है, या तो आप अपने आप को थोड़ा सा ढीला देके उदार बनिए और नवीन विचारधारा को धीरे धीरे अपनाइए, सिस्टम को ढीला करिए, उसके लिए तैयार नहीं है। दूसरा यह है कि अपने सिस्टम को ऐसे क्लोज कर दीजिए कि बाहर से विचारधारा ना आ पा सके, तो ये तो अनसाइंटिफिक है, ऐसा संभव नहीं है। समय की धारा को पीछे की तरफ नहीं मोड़ा जा सकता, फ्रांस की क्रांति के आदर्शों को नहीं दबाया जा सकता। तीन ऐसे साम्राज्य हैं इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। एक है ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य एक मुस्लिम साम्राज्य है, मैं भी आपको परिचय कराऊंगा। ये यहाँ का शासक मुस्लिम है और इसका तो बहुत बड़ा विस्तार था। पश्चिम एशिया में भी एक बड़ी मुस्लिम जनसंख्या है, मध्य एशिया पर भी इसका कभी नियंत्रण था, उत्तरी अफ्रीका पर भी। उत्तरी अफ्रीका वाला भूभाग तो धीरे धीरे स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन अब उसके पास पश्चिमी एशिया का बड़ी मुस्लिम जनसंख्या है और पूर्वी यूरोप की क्रिश्चियन जनसंख्या है, इस साम्राज्य के अंतर्गत है। और वो पूर्वी यूरोप की जो क्रिश्चियन जनसंख्या है वो फ्रांस की क्रांति के आदर्शों के प्रभाव में पृथक राष्ट्र की मांग कर रही है। और इधर ऑटोमन साम्राज्य है, दूसरा हैसबर्ग साम्राज्य है। हैसबर्ग साम्राज्य वही पवित्र रोमन साम्राज्य के पद को सुशोभित करता था जो मैंने पीछे चर्चा की थी, वो हैसबर्ग साम्राज्य है जो ऑस्ट्रिया में स्थापित है। और तीसरा रूसी साम्राज्य है। ये तीनों साम्राज्य बहुभाषाभाषी हैं। तो चलो ऑटोमन साम्राज्य को तो उन्होंने यूरोपीय कंसर्ट ऑफ यूरोप या वियना कांग्रेस में इनवाइट ही नहीं किया, उसको एक तरह से उन्होंने एक तरह से आउटसाइडर्स की तरह रखा हुआ है। लेकिन ये दोनों साम्राज्य सक्रिय है। हैसबर्ग साम्राज्य का प्रतिनिधित्व मेटरनिक कर रहा है, चांसलर मेटरनिक, और रूसी साम्राज्य का प्रतिनिधित्व जार अलेक्जेंडर प्रथम कर रहा है, जिसे मैंने आपको परिचय कराया है। तो ये चाहते हैं कि हम उदारवाद और राष्ट्रवाद की विचारधारा को दबा के रखें। तो कांग्रेस ऑफ वियना में अनुदारवादी शक्ति कौन है? तो अनुदारवादी शक्ति है हैसबर्ग साम्राज्य और रूसी साम्राज्य। समझ में आ गया होगा? ऑस्ट्रियाई एवं रूसी साम्राज्य दोनों ही अपने स्वरूप में बहुभाषाभाषी, बहुनस्लीय, बहुसांप्रदायिक थे। इसलिए इन्हें यह डर था कि आधुनिक राष्ट्रवाद इनकी एकता और अखंडता को भंग कर सकता है, जो मैंने आपको बताया। ना व्यवस्था के विरुद्ध क्रांतिकारी शक्तियों का पुनरुत्थान। वैसे देखो, एक तो 1820 के दशक का विद्रोह भी है, लेकिन यहाँ पर मैं 1820 के दशक के विद्रोह को विशेष चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपके जीएस का पेपर है। इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपको कहीं ज्यादा तथ्यों से वास्ता ना पड़े। हम आपको कम से कम तथ्यों से वास्ता दिलवाना चाहते हैं। इसलिए आप यहाँ पर देखिए 1830 और 1848 की क्रांति, ये क्रांतियां फ्रांस से शुरू हुई, क्योंकि 1820 के दशक में यूनान में विद्रोह हुआ था और यूनान का ये विद्रोह होकर अंत में यूनान को स्वतंत्रता मिल गई थी 1832 तक आकर, ब्रिटेन ने उसको दिलवा दी थी। वो यूनान ने कहाँ विद्रोह किया था? तो ऑटोमन साम्राज्य के देश में विद्रोह किया था। और एक और भी महत्वपूर्ण बात है, जैसे ही फ्रांस की क्रांति के विचार तब तक लैटिन अमेरिका में फैल गए थे, तो लैटिन अमेरिका में स्पेन के उपनिवेश थे, वहाँ विद्रोह हो गया और लैटिन अमेरिकी देश स्वतंत्र हो गए। तो वहीं में एक व्यक्तित्व का नाम आता है, लेकिन ये कोई आपका ऑप्शनल पेपर नहीं, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता, आपको मैं संक्षिप्त रखना चाहता ताकि आप पर लोड ज्यादा ना पड़े। जैसे मैंने स्टडी मेटेरियल में दे दिया है थोड़ा सा 1820 के विद्रोह पर भी, परंतु उसको आप इग्नोर कर सकते हो। आप 1830 और 1848 की क्रांति पर आप ध्यान इंगित करो, क्योंकि ये दोनों क्रांतियां यूरोप में परिवर्तन या इसने भी लाया है। 1820 के दशक के विद्रोह में यूनान को स्वतंत्रता मिल गई है और उधर स्पेन के उपनिवेश जो लैटिन अमेरिका में वहाँ विद्रोह हुआ है, वहाँ पर एक सैनिक जनरल है जिसका नाम है साइमन बोलीवर, उसने उसको लीड किया है, परंतु उसको हमने विचार का विषय नहीं बनाया। मैं चला आया 1830 और 1848 की क्रांति पर। ये क्रांतियां फ्रांस से शुरू हुई और बाद में यूरोप के अन्य देशों में पहुंच गई, दोनों बार। अब 1830 की क्रांति भी देखो फ्रांस से शुरू हुई, यूरोप के अन्य देशों में फैल गई। बल्कि मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, उसने तो यहाँ तक स्टेटमेंट दे दिया था कि क्या हो गया है विश्व को, कि जब भी क्या हो गया है यूरोप को, कि जब भी फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को जुकाम लग जाती है, क्योंकि फ्रांस से शुरू होती थी और पूरे यूरोप में फैल जाती थी। अब क्रांतिकारी विचार अन्य देशों में पहुंच गई। उदारवाद, संवैधानिक राजतंत्र के लिए आंदोलन, पश्चिमी यूरोप में पुरातन राष्ट्रीय राज्यों को आधुनिक राष्ट्र के रूप में उदय, इटली और जर्मनी में विखंडित इटली और जर्मनी को आधुनिक राष्ट्रों के रूप में उदय, और स्थिरता को बढ़ावा देने वाली शक्तियां पुराने साम्राज्यों पर राष्ट्रवादी दबाव। यहाँ पर हम देखते हैं परिवर्तन के कारक के रूप में क्रांति, परिवर्तन के कारक के रूप में क्रांति। यहाँ पर हमने आपको दिया 1830 की क्रांति, मैटर मैंने विस्तार से दिया, बल्कि क्रांतियां कही। फ्रांस से आरंभ, फ्रांस से आरंभ, फ्रांस से आरंभ, फ्रांस में चार्ल्स
दशम की सरकार का पतन, चार्ल्स दशम की सरकार का पतन एवं लुई फिलिप की सरकार की स्थापना। देखिए फ्रांस में क्या हुआ कि जब नेपोलियन बोनापार्ट जब यहाँ से भेज दिया गया सेंट हेलेना द्वीप एक सजा याफ्ता मुजरिम के रूप में, तो फ्रांस के शासक के रूप में लुई 18वां को स्थापित किया गया। तो लुई 18वां ने 1815 से लेकर 1824 तक शासन किया उसने। फिर क्या हुआ कि आगे चलकर जो उसका उत्तराधिकारी चार्ल्स दशम हुआ, तो लुई 18वां थोड़ा सावधान होकर शासन कर रहा था, क्योंकि फ्रांस की जनता तो एक बार क्रांति के आदर्शों का उपभोग कर चुकी थी, जनता सक्रिय हो चुकी थी। तो अगर जनता में आप अगर हार्डलाइनर सरकार स्थापित करना चाहेंगे तो फिर जनता कैसे उसे बर्दाश्त करेगी, तो जनता बर्दाश्त करने के तैयार है। लेकिन चार्ल्स दशम बिना सोचे समझे फिर चाहे कि हम राजतंत्र निरंकुशता को स्थापित करें, तो जनता ने आंदोलन छेड़ दिया। अंत में चार्ल्स दशम की सरकार गिर गई। उसमें 3 पार्टियां थी जो सक्रिय थी। एक को कहते थे राजतंत्रवादी, जो चाहता था कि फ्रांस में एक राजतंत्र को समाप्त कर दूसरा राजतंत्र स्थापित हो। दूसरी पार्टी थी जिसको कहा गया गणतंत्रवादी। तो गणतंत्रवादी यह कहना चाहता था कि देखो एक गणतंत्र को समाप्त कर, सॉरी अब गणतंत्र राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र स्थापित करे। और तीसरा है बोनापार्टवादी, जिसका नेता था नेपोलियन का भतीजा और उसका नाम था लुई नेपोलियन तृतीय। तो बोनापार्टवादी चाहते थे कि फिर नेपोलियन बोनापार्ट का वंशज को स्थापित हो जाए। हालांकि उसमें जीत राजतंत्रवादियों की हुई। एक दूसरी सरकार लुई फिलिप के अंतर्गत स्थापित हो गई और फिर 1830 की क्रांति ने यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतियों को प्रोत्साहन दिया। अब क्यों क्रांतियों को प्रोत्साहन दिया? तो इन्होंने मांग उठाई थी उदारवाद और राष्ट्रवाद। उदारवाद कहता था, उदारवाद की मांग क्या थी? तो उदारवाद की मांग यह थी कि लोगों को मताधिकार दिया जाए, प्रतिनिधात्मक सरकार स्थापित हो। राष्ट्रवाद की मांग थी कि मैं राष्ट्र बनने दिया जाए। तो उसमें जो जर्मनी है वो मध्य यूरोप में और इटली दक्षिण यूरोप में है, तो इन दोनों राज्यों की मांग किस ओर थी? तो हमें राष्ट्र बनने का अवसर दिया। तो यहाँ पर इटली और जर्मनी में राष्ट्रवादी आंदोलन, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इटली एवं जर्मनी में राष्ट्रवादी आंदोलन। इटली में मैजिनी के नेतृत्व में यंग इटली के द्वारा एक जन आंदोलन को प्रोत्साहन। इस प्रकार से 1830 की क्रांति घटित हो गई। इसके बाद मैं 1848 की क्रांति आपको बताऊंगा, फिर आगे की घटनाएं बता रहा हूं इसके साथ। तो इस प्रकार हमने क्रांतियों को देखा। 1830 की क्रांति, 1830 में क्रांति और 1848 की क्रांति। क्रांति की जगह क्रांतियां कहना ज्यादा उचित है। क्रांति का तो आप जानते हैं कि जो परिवर्तन हो रहा हो वह मूलभूत परिवर्तन हो तथा उसमें पब्लिक की भागीदारी, पीपुल्स पार्टिसिपेशन, लोगों की भागीदारी, उसे हम क्रांति बोलते हैं। अब वैसे अगर हम काउंट करें तो 19वीं सदी में 1820 के दशक में जो विद्रोह आरंभ हुए उसकी भी चर्चा हम कर सकते हैं, विशेषकर इसलिए कि एक दो बिंदु के कारण। मैं आपको ऐसा करता हूं, मैं एक बार फिर इसको नए सिरे से बात का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको देता हूं ताकि आपकी तस्वीर क्लियर हो। 1815 के पश्चात अब यहां पर कुछ नहीं, पहले आप वियना कांग्रेस 1815 के पश्चात देखो यह एरिया 1815 आफ्टर ये बड़ा बिखरा हुआ सा कई बार, लेकिन अगर एक बार आप सिस्टमेटाइज कर लेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग हो। सीधा आपका एक स्ट्रक्चर अगर दिमाग में बन जाए तो फिर कोई क्वेश्चन में मिस होने की संभावना है। ध्यान रहे जनरल स्टडीज में हमें बहुत ऑरिजेंटली जाना है और देखना समझना है, बहुत वर्टिकली आपको जाने की जरूरत ही नहीं है टॉपिक में। तो आप अगर महत्वपूर्ण बदलावों को समझते हुए निकल गए तो आपको विश्व इतिहास की पूरी समझ हो जाएगी और जो डेटा आपके होंगे उसमें आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो 1815 के पश्चात पहले हम यहाँ पर देते हैं वियना कांग्रेस। इसी को आपने देखा, हम लोगों ने कवर किया वियना कांग्रेस की भूमिका
अब यहाँ हम देते हैं यूरोप में अस्थायित्व लाने की चिंता, अस्थायित्व लाने की चिंता। इसके लिए क्या क्या जरूरी? तो इसके लिए क्रांति के उग्र विचारों को दबाना, क्रांति के उग्र विचारों को दबाना, यूरोप के मानचित्र का पुनर्निर्धारण, पुरानी व्यवस्था की रक्षा में आपको राजतंत्र, कुलीन वर्ग और चर्च पर आधारित व्यवस्था, पुरानी व्यवस्था की रक्षा, इसलिए पुरातन व्यवस्था भी कर सकते हैं। शक्ति संतुलन को बनाए रखना। आगे बढ़ेगा, इस पर एक बार नजर डाल लीजिए आप लोग। अब इसके बाद कंसर्ट ऑफ यूरोप, व्यवस्था बनाए रखने का माध्यम, ओके। अब ये व्यवस्था बनाए रखने का माध्यम, लेकिन जब हम कंसर्ट ऑफ यूरोप की चर्चा करते हैं तो आपके दिमाग में एक दूसरी तस्वीर भी रहनी चाहिए। वह दूसरी तस्वीर यह रहेगी कि इसमें पहले ये बना था चतुर्गुट का मतलब है कि 4 विजेता राष्ट्रों ने मिलकर बनाया था। विजेता राष्ट्र कौन थे? रूस था, ऑस्ट्रिया, प्रशा और ब्रिटेन। तो उसमें जो ऑस्ट्रिया था वो एक सेंट्रल, उसका बड़ा ही सेंट्रलाइज, यूरोप के सेंट्रलाइज और न्यूक्लियस रीजन में अवस्थित था। वह एक सेंट्रल पावर था और उस समय उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा काफ़ी बढ़ चुकी थी। और विशेषकर जो ऑस्ट्रिया का एक बड़ा ही कूटनीतिक दृष्टि से निपुण एक चांसलर का समर्थन मिल रहा था, सहयोग मिल रहा था, जिसका नाम था मेटरनिक। उधर रूस के जार अलेक्जेंडर प्रथम, वो भी कंजर्वेटिव था, अनुदारवादी था। क्यों था उसका कारण भी मैं आपको बता चुका हूँ। और दूसरी तरफ प्रशा तो बीच की स्थिति थी और ब्रिटेन का दृष्टिकोण उदारवादी था। ब्रिटेन उस प्रकार का हार्डलाइनर नहीं था, वो डंडे के बल पर यूरोप में पुरानी व्यवस्था को बहाल रखने या फिर क्रांति के विचारों को दबाने का बहुत पक्षपाती नहीं। तो वह ध्यान रखना। लेकिन चतुर्गुट, पंचम गुट में 5वें मेंबर के रूप में फ्रांस को भी ले लिया जाएगा। हालांकि यह आश्चर्य का विषय है, ऐसा आप पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में नहीं देखेंगे। होना चाहिए कि जब विजेता भी है, अगर शक्ति है तो उसे उचित प्रतिष्ठा नहीं दोगे तो आगे चलकर विद्रोही हो जाता है। जो जर्मनी हो गया, वर्साई की संधि में जिस कदर उसे अपमान मिला था और फिर उसे उचित प्रतिष्ठा नहीं मिली, तो क्या हुआ, फिर पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के दमन के बाद एक बार फिर विद्रोही हो गया और यूरोप को दूसरे वर्ल्ड वॉर के ग्रास बना दिया। यहाँ पर थोड़ा बुद्धिमानी करते हैं यूरोप के नेतागण, वह बहुत ज्यादा फ्रांस को दबाते नहीं। ठीक है, फ्रांस को पेनलाइज किया, थोड़ा सा नेपोलियन को बाहर भेज दिया, उनको निष्कासित कर दिया, उसे निर्वासित, उसका डेथ भी 1826 में हो गया है। अब नया शासक जो लुई 18वां को स्थापित किया गया है, जो लुई 16वां का छोटा भाई है तो वो भी मोनार्की। तो अगर उसे आप अच्छा व्यवहार नहीं करोगे, उसे थोड़ी सी इज्जत नहीं दोगे, तो फ्रांस के लोग उसे इज्जत कैसे देंगे? और फ्रांस के लोगों को इज्जत मिलना आवश्यक है, तभी तो आप पुराना राजवंश आपका स्थापित होगा। नहीं तो फिर पुराना राजवंश निष्कासित कर दिया जाएगा प्रजा के द्वारा और प्रजा किसी दूसरे नेपोलियन को खोजने लगी। इस बात को ध्यान में रखकर सबसे पहला काम किया गया कि फ्रांस को एक प्रतिष्ठित पद देकर उसी चतुर्गुट में शामिल कर लिया गया। और जब 5वें सदस्य के रूप में फ्रांस शामिल हो गया तो इसका नाम बदल गया और इसका नाम हो गया कंसर्ट ऑफ यूरोप। पहले उसका नाम था, उसको क्वाड्रपल एलायंस अंग्रेजी में बोलते थे, हिंदी में कहते थे चतुर्गुट। लेकिन अब इसके बीच मतभेद है। अब चूंकि फ्रांस में राजतंत्र स्थापित है, लेकिन लुई 18वां भी कभी कभी गन चिग्यूट की तरफ फूल रहा था कि मेरा देश में पूरे यूरोप में बदलाव लाया। तो लुई 18वां के अंतर्गत भी फ्रांस एक उदारवादी राष्ट्र ही बना रहा। ब्रिटेन उदारवादी था। तो इसमें हम कहते हैं मतभेद, इसमें मतभेद है। और एक है उदारवादी गुट, है, और दूसरा है अनुदारवादी गुट। अब ये उदारवादी गुट में 2 देश हैं, एक है ब्रिटेन और दूसरा है फ्रांस। इसमें भी 2 हैं, एक है ऑस्ट्रिया और दूसरा है रूस। मैं पीछे बताया हुआ हूं, लेकिन मैं आपसे प्रश्न कर रहा, अगर मैं प्रश्न यह रखूं कि ऑस्ट्रिया और रूस ये दोनों अनुदारवादी क्यों हैं,
इनकी वजह है, ये पुराने राजवंश हैं, इनका बड़े साम्राज्य हैं जो बहुभाषाभाषी, बहुनस्लीय और बहुसांस्कृतिक हैं। लेकिन जो फ्रांस की क्रांति से निकली हुई जो दो विचारधाराएं आई हैं, जो पिछले क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ, एक है उदारवादी विचारधारा, लिबरलिज्म, वो मध्य वर्ग की विचारधारा है। मध्य वर्ग की विचारधारा अर्थात मध्य वर्ग के पक्ष में वह परिवर्तन लाना चाहती है राजनीतिक व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में, सामाजिक पद्धति में। वह भी एक मध्यवर्गीय विचारधारा है और राष्ट्रवाद भी मध्यवर्गीय विचारधारा ही है। दोनों के बीच अभी कोई खास अंतर नहीं है। तो ये अब ये डर यह है कि अगर राष्ट्रवाद की विचारधारा फैल गई तो अलग अलग राष्ट्रीयता के लोग जो हमारे साम्राज्य के अंतर्गत निवास करते हैं वे पृथक पृथक राष्ट्र की मांग करने लगेंगे और जो हमारा एम्पायर है वो विघटित हो जाएगा। और उदारवाद की विचारधारा से भी उन्हें भय है, क्योंकि उदारवादी विचारधारा एक संवैधानिक राजतंत्र की मांग करेगा, लिमिटेड मोनार्की की मांग करेगा, और लिमिटेड मोनार्की की मांग की स्थिति में फिर स्वयं उनके शासकों की स्थिति कमजोर हो जाएगी। तो मेटरनिक भी अपने शासक के प्रति समर्पित है और जाक अलेक्जेंडर प्रथम तो स्वयं शासक ही है। तो ये दोनों परिवर्तन के विरोधी हैं और उग्र दमन के पक्षपाती हैं। ये दोनों का मानना है कि यार इतना उग्र दमन क्यों, चलिए तो इतना बढ़िया चल रहा है। और इन दोनों ने, ब्रिटेन ने अपने यहाँ पार्लियामेंट को शक्ति दी है, प्रतिनिधात्मक सरकार स्थापित किया है। चलो फ्रांस में राजतंत्र को पुनर्स्थापित कर दिया गया, परंतु यह मोनार्की लुई 14वां या लुई 15वां की मोनार्की नहीं है, ये पूरी उदार मोनार्की है। ये भी नहीं चाहती कि बहुत ज्यादा उग्र दमन। अब ये मतभेद है और इसके बीच में चाहूंगा कि नीचे परिवर्तन की शक्ति, परिवर्तन की शक्ति के द्वारा चुनौती। अब क्या मुझे बताने की जरूरत है कि परिवर्तन की शक्ति कौन है? अब परिवर्तन की शक्ति के द्वारा चुनौती, अब इसके द्वारा चुनौती मिलेगी तो क्रांतियां होंगी। ये चुनौती होगी पुरानी व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह और क्रांति। तो मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं, फिर ये डायग्राम फिर आगे बढ़ेगा। पुरातन व्यवस्था के विरुद्ध उदारवाद एवं राष्ट्रवाद के द्वारा विद्रोह एवं परिवर्तन की मांग, ओके। अब इसकी मांग होगी तो इसका परिणाम होगा विद्रोह एवं क्रांति। अब विद्रोह एवं क्रांति के बाद मैं आपसे अपेक्षा नहीं कर रहा और मैं इस तरह का क्वेश्चन वो पूछेंगे तो मिला जुला क्वेश्चन पूछेंगे, तो मैं आपको फॉर्म करके दूंगा। आपका ऑप्शनल पेपर नहीं, इसलिए ज्यादा वर्टिकल डाइट मारने की जरूरत नहीं है। जनरल स्टडीज की तैयारी में विडंबना यह होती है कि अलग 12-13 खंड हैं, तो प्रत्येक खंड को लोग ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बच्चे देखने लगते हैं तो 13 ऑप्शनल की तैयारी 12 ऑप्शनल से तैयारी करनी होगी, जो व्यावहारिक रूप में संभव नहीं है। और जब क्वेश्चन लिखने की बारी आती है तो वहाँ पर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के कारण क्वेश्चन का आंसर नहीं हो पाता है। इसलिए देखो इन पहलुओं को आप देखिए। और यहाँ मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अब विद्रोह एवं क्रांति हुई तो मैं 1820 के दशक वाले विद्रोह की चर्चा मैंने नहीं की। मैंने आपको पीपीटी में दिया है 1830 की क्रांति और 1848 की क्रांति। हाँ, मैंने अपने स्टडी मटेरियल में दिया होगा, क्योंकि वहाँ पर एक घटना मुझे बतानी है, वो है मुनरो डॉक्ट्रिन। क्योंकि मुझे लगता है कि मुनरो सिद्धांत अगर नहीं बच्चे समझ पाए तो फिर वे संयुक्त राज्य अमेरिका और लैटिन अमेरिका के परस्पर संबंधों को आज तक भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमें लगता है कि मुनरो डॉक्ट्रिन की समझ होनी चाहिए और वह 1820 के विद्रोह के समय ही आएगा। तो थोड़ा मैं उसकी भी चर्चा कर लेता हूँ। 1830 की क्रांति फ्रांस से आरंभ होगी। अब फ्रांस में लुई 18वां का उत्तराधिकारी चार्ल्स दशम होगा। फिर वह एक बार मोनार्की के पावर को रिवाइव करना चाहेगा तो उसके विरुद्ध क्रांति हो जाएगी और फिर उसकी सरकार गिर जाएगी और उसकी जगह फिर एक नई सरकार आएगी, वो भी मोनार्की ही आएगी, लेकिन थोड़ा वो लिबरल मोनार्की होगी, जो लुई फिलिप की सरकार होगी। ये सब चीजें आपको इतनी याद नहीं रहेगी, मैं मोटे तौर पर आपको बातें बता देता हूँ जिससे कि आपको कुछ चीजें समझ में बनी रहे, समझ के आधार पर आप लिखते जाए। अब पहले आप यहाँ पर 1820 के दशक में विद्रोह में बड़ा विद्रोह, एक बड़ा विद्रोह जो फ्रांस से आरंभ होकर संपूर्ण लगभग संपूर्ण यूरोप में फैल गया। अब यहाँ पर देखो, इटली में भी कुछ एक ऐसे क्षेत्र राज्य होंगे, क्योंकि इटली को वियना कांग्रेस 7 पार्ट में बांटेगा, जर्मनी को 39 भाग में, प्रशा को भी काउंट करोगे तो 38 भाग में तो विभाजित होंगे। वहां पर भी छिटपुट विद्रोह और क्रांतियां होंगी। अब क्रांति और विद्रोह
ये 1820 के दशक वाले विद्रोह हैं। ये फ्रांस में उस समय चास दशम का एक संभावित उत्तराधिकारी था ड्यूक डी बेरी। तो कुछ क्रांतिकारी, क्योंकि उसमें क्रांतिकारी एक सीक्रेट सोसाइटी के रूप में काम करते थे और संगठित होकर वे ऑर्गेनाइज रूप में विद्रोह करते थे। उसी प्रकार की सीक्रेट सोसाइटीज थी, वही कोई सीक्रेट सोसाइटी नहीं, तो गुप्त संगठन। उसको गुप्त संगठन में होता था कि कुछ क्रांतिकारी लोग रूप में, आप कह सकते हो कि सीक्रेट रूप में, गुप्त रूप में, और वो एक संगठन बनाते थे और वो संगठन अपने आप को हिंसा के माध्यम से भी परिवर्तन लाने की कोशिश करता था। वही क्रांति का एक प्रकार होता था। उसमें फ्रांस का राजकुमार था ड्यूक डी बेरी, उसकी हत्या हो गई, तो फ्रांस ये विद्रोह शुरू हुआ था। और मैं यहाँ पर दो घटनाएं केवल बताना चाहूंगा। एक यूनान का विद्रोह। यूनान का विद्रोह तुर्की के मुस्लिम शासक के अगेंस्ट में हुआ था। तो कायदे के हिसाब से इसको कंसर्ट ऑफ यूरोप को दबा देना चाहिए। इन कंसर्ट ऑफ यूरोप ने इसे इसलिए नहीं दबाया क्योंकि ब्रिटेन की सिंपैथी या यूरोप में जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है उसकी सिंपैथी यूनान के साथ हो गई। इनका डबल स्टैंडर्ड यह था कि चूंकि तुर्की जो पूर्वी यूरोप में एक राज्य था, उसकी चर्चा मैंने पीछे भी की, फिर आगे भी करनी है, वो एक मुस्लिम खलीफा का शासन था वहाँ, और चूंकि वो मुस्लिम शासक था और विद्रोह करने वाली जनता ईसाई थी, तो यूरोप की ईसाई जनता ने भी सिंपैथी दिखा दी और ब्रिटेन और रूस जैसी शक्तियों ने हस्तक्षेप करके 1832 तक यूनान को आजादी दिला दी। तो एक तो इस विद्रोह की देन है, यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि वियना कांग्रेस और मेटरनी की बेचैनी के बाद भी हो गया। मेटरनी इसे बनने से नहीं रोक सका क्योंकि ब्रिटेन चाहता था ये बने, और रूस ने भी उसमें उसे समर्थन कर दिया था। हालांकि रूस तो वैसे मेटरनी के करीब होना चाहिए। और दूसरी फिर 1830, अच्छा दूसरी घटना यहाँ पर मैं बताऊंगा कि स्पेन में, स्पेन के जो लैटिन अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका में जो स्पेन के उपनिवेश थे, उसने विद्रोह किया और उसका नेतृत्व किया एक सैनिक जनरल था, साइमन बोलीवर। वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंसर्ट ऑफ यूरोप ने एक लंबी चौड़ी योजना बनाई कि भाई, क्योंकि अब मेटरनी का यह मानना था कि खरबूजे को देखकर ही खरबूजा रंग पकड़ता है। आज स्पेन के उपनिवेश में अगर लैटिन अमेरिका में विद्रोह हुआ तो कल को हो सकता है वहाँ पर जो राष्ट्रवाद की बढ़ती हुई भावना है वो यूरोप में आकर फिर दोबारा यूरोप को प्रभावित करना शुरू कर दे। तो उसने सोचा कि लैटिन अमेरिका के उस राष्ट्रवादी विद्रोह को भी दबा दिया जाए। ब्रिटेन का स्वार्थ यह था कि उसे लग रहा था कि दक्षिण अमेरिका के उपनिवेश अगर स्पेन से स्वतंत्र हो जाएंगे तो ब्रिटेन तो एक वनिकों का राष्ट्र था, द कंट्री ऑफ शॉपकीपर्स। तो ब्रिटेन को लगता था बहुत अच्छा अवसर मिल जाएगा, हम अपने बाजार का विस्तार वहां कर लेंगे। तो ब्रिटेन का तो वास्तव में एक स्वार्थ था, लेकिन ब्रिटेन ने थोड़ा सा उसी में अपना उदारवाद का लवादा ओढ़ लिया कि आप दूसरे महाद्वीप में जाके क्यों विद्रोह को दबाएंगे, यह तो बिल्कुल आत्मनिर्णय के अधिकार के खिलाफ होगा, वो लैटिन अमेरिका के लोगों के साथ अन्याय होगा। और उदारवाद की दुहाई देकर या उदारवादी विचारधारा की दुहाई देकर उसने इस कदम का विरोध करना शुरू किया। लेकिन फिर भी मेटरनिक और जार अलेक्जेंडर अर्थात ऑस्ट्रिया और रूस इस बात के लिए आमादा था कि लैटिन अमेरिका में एक यूरोपीय सेना भेजी जाएगी और उस सेना की सहायता से उस विद्रोह को वहां पर दबा दिया जाएगा। तो अब ब्रिटेन को लगा कि तो मेरा पूरा खेत बिगड़ जाएगा। तो ब्रिटेन ने चुपके चुपके, उस समय तक संयुक्त राज्य अमेरिका तो एक राष्ट्र बन ही चुका था और शक्तिशाली भी हो चुका था अपेक्षाकृत, और सबसे बड़ी बात वो अपने महाद्वीप का शेर था। तो उसने अमेरिकी राष्ट्रपति मुनरो को भड़का दिया कि आप क्या देख रहे हो, आपके पिछवाड़े में जाकर यूरोप की शक्तियां हस्तक्षेप कर रही हैं, एक तो आपका वर्चस्व का ही समाप्ति अमेरिका में हो जाएगी। आपके घर के पीछे में कोई बाहर के मतलब बाहर का कोई पावर आकर, बाहर की कोई शक्ति आकर उसमें हस्तक्षेप कर रही है, तो आप महफूज कैसे रहो। अब इस बात से मुनरो को एक नया जोश आ गया और मुनरो ने कहा हम इस बात को सहन नहीं करेंगे। और उसी समय 1822 की बात बता रहा हूँ, मुनरो ने अपने प्रसिद्ध मुनरो सिद्धांत की घोषणा की, उसको कहते हैं मुनरो डॉक्ट्रिन। मुनरो डॉक्ट्रिन के अनुसार उसने घोषित किया कि लैटिन अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका का गलियारा है। अगर कोई बाहरी शक्ति लैटिन अमेरिका के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करेगी तो वह हस्तक्षेप संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप माना। मतलब एक तरह से उसने यूरोपीय शक्तियों को चुनौती दी कि आप अपने महाद्वीप में रहिए, आप अपने हद में रहिए, हमारी सीमा के अतिक्रमण करने का प्रयास मत करिए। या एक तरह से कहो तो उसने कहा इम्प्लिसिट जो कहोगे गुप्त संकेत इस बात की ओर भी था कि यूरोप के मामले में हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे और अमेरिका के मामले में आप दखल अंदाजी नहीं करोगे। इसे कहते हैं मुनरो सिद्धांत। और मुनरो सिद्धांत के आधार पर ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने पॉलिसी ऑफ आइसोलेशनिज्म उसको बोलते हैं, उसने एक पॉलिसी ऑफ आइसोलेशनिज्म, उसने पृथकतावाद की नीति अपना ली, मतलब यूरोपीय मामले से अपने आप को पृथक रखने का निर्णय लिया। अब आगे देखोगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आखिर संयुक्त राज्य अमेरिका हिस्सा लेगा, लेकिन वो कौन सी परिस्थितियां होगी, क्या संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा उसमें भागीदारी मुनरो सिद्धांत की अवहेलना होगी, आगे मैं फिर आपको मुनरो सिद्धांत के विषय में स्पष्ट रूप में बताऊंगा। तो फिलहाल ये आपको मैं दो घटना यहाँ पर बता दूं। देखो तुर्की का एक दूसरा नाम है ओटोमन साम्राज्य। तुर्की का एक दूसरा नाम है ओटोमन साम्राज्य। तो यहाँ पर तुर्की के विरुद्ध यूनान का विद्रोह, यूनान का विद्रोह एवं स्वतंत्रता, यूनान का विद्रोह एवं स्वतंत्रता, यूनान का विद्रोह एवं स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। मैं बताना चाहता हूं कि दक्षिणी अमेरिका में स्थित, दक्षिणी अमेरिका में स्थित, दक्षिणी अमेरिका में स्थित स्पेन
के उपनिवेशों का उपनिवेशों का एक सैनिक जनरल एक सैनिक जनरल साइमन बोलीवर नाम है। साइमन बोलीवर के नेतृत्व में विद्रोह, एक सैनिक जनरल साइमन बोलीवर के नेतृत्व में विद्रोह के नेतृत्व में विद्रोह, मुनरो सिद्धांत की घोषणा, मुनरो सिद्धांत की घोषणा और 1823 है मुनरो सिद्धांत की घोषणा, और फिर दक्षिणी अमेरिका के उपनिवेशों की आजादी, दक्षिणी अमेरिका के उपनिवेशों की आजादी तो देखो यहाँ तक ये दो घटना 1820 के दशक के विद्रोह में हम आगे के लिए आपको ध्यान रखने के लिए कहते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में भी आज भी जो संयुक्त राज्य अमेरिका और लैटिन अमेरिका के संबंध है उसमें मुनरो डॉक्ट्रिन के प्रभाव से यह उबर नहीं पाया है। शीत युद्ध के समय फिर संयुक्त राज्य अमेरिका इसे पुनर्जीवित करेंगे। एक तो आप ये देख रहे हो, दूसरा आप देख रहे हो 1830 की क्रांति। 1830 की जो क्रांति है ये भी फ्रांस से आरंभ होगी, तथा यूरोप के अन्य क्षेत्रों में फैल जाना, अब देखो इसमें नॉर्मली तुम देखोगे तो इस तरह का जो क्रांति है वो पश्चिमी यूरोप में अपेक्षाकृत अधिक सफल रहा है। फ्रांस में एक राजतंत्र की जगह दूसरे राजतंत्र स्थापित हो गई, हालांकि कई पार्टियों ने मिलकर किया था। और मैं नहीं चाहूंगा कि इसमें आप ज्यादा तथ्य में उलझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना आप ध्यान रखिए यूरोप के अन्य क्षेत्रों में ये फैल गया है। और इसमें एक जो महत्वपूर्ण बिंदु उभर कर आया है वह यह है कि कंसर्ट ऑफ यूरोप आंतरिक मतभेद के कारण निष्क्रिय,